ओम श्री साईं राम। ओरिएंटेशन एंड रीट्रेनिंग प्रोग्राम के तीसरे दिन आप सभी का स्वागत है। और आज पिछली जो चीज़ें हमने सीखी थी उसको रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि एक्सेल में हम और क्या क्या फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। पर उसके पहले सिंपल मेल मर्ज का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप सभी को जो पुरानी चीज़ें हमने पढ़ी है वो सभी कंठस्थ हो जाए। तो उसके लिए मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन एक्सेल वाली, ताकि हम पहले डेटा बनाएं एंड देन वर्ड में जाके उसको मेल मर्ज करें। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन खोल रही हूँ, एक सेकेंड। तो मैं जा रही हूँ एक्सेल में और सबसे पहले डेटा डाल रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने डाला सीरियल नंबर। आज कुछ इस हिसाब से, जैसे कि मान लीजिए ऑटोनॉमस सेल में हमको कोई काम है। काम क्या है कि पेपर सेटिंग के लिए विभिन्न लोगों को पेपर्स भेजने। अब हर डिपार्टमेंट से मेरे पास नाम आ चुके हैं कि इन 3 को भेजने, इन 2 को भेजने, इन 5 को भेजने। तो सारे नाम आ चुके हैं, उनका नाम अपन हमेशा एक्सेल में रखते ही हैं। क्यों? क्योंकि रेम्यूनरेशन बनेगा तब भी चेक करेंगे। तो सारे एग्जामिनर्स जितने भी हैं सबका लाइक नेम ऑफ एग्जामिनर, फिर किस क्लास का पेपर सेटिंग हम दे रहे हैं वो क्लास, देन कितने सेट्स दे रहे हैं, तो यदि ये देना है तो ये, फिर पेपर नेम क्या होगा, सब्जेक्ट नेम क्या होगा, इस टाइप की। अब पेपर नेम के पहले मुझे सब्जेक्ट नेम चाहिए था, तो Alt+C दबा दिया मैंने ताकि एक कॉलम ले आऊँ मैं, और वहाँ डाल दिया मैंने सब्जेक्ट नेम। तो मैं चाहती थी कि मैं भेजूँ टू गिरजेश चौहान, सत्य साई कॉलेज। आपको हम नियुक्त कर रहे हैं पेपर सेटिंग के लिए, इस क्लास का ये पेपर। तो फिर समझ में आया कि कॉलेज चाहिए, तो मैंने Alt+C एक और बार दबाया और यहाँ पे कॉलम डाला कॉलेज। फिर अपन उसकी डेजिग्नेशन भी डालते हैं, तो वो भी डाला Alt+C और यहाँ डाला डेजिग्नेशन। उसके बाद समझ में आया उसको मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर या प्रोफेसर बोलेंगे, तो एक और चीज़ Alt+C, नेम के पहले एक कॉलम चाहिए मुझे। उस कॉलम में मैंने लिखा सैल्यूटेशन, कि मैं उसको किस चीज़ से बुलाऊंगी, कौन सा संबोधित वो करूंगी। तो अब मैंने लिखा सीरियल नंबर 1, फिर मैंने लिखा मिस्टर। अब मिस्टर में मैंने लिखा रईस खान, तो ये हो गया। फिर डेजिग्नेशन, तो मैंने लिखा असिस्टेंट प्रोफेसर। अब कौन से कॉलेज के हैं, तो लिखा करियर कॉलेज। देन किस क्लास का पेपर सेट करवाना चाहती हूँ मैं, तो मैं करवाना चाहती हूँ BCA 3rd ईयर। अब सब्जेक्ट नेम क्या होगा उसमें, तो सब्जेक्ट नेम हमने डाला C++। देन पेपर नेम BCA में नहीं होता, अदरवाइज आप लोगों में जैसे कि फिजिक्स या आर्ट्स का कुछ भी डाला, पॉलिटिकल साइंस, तो पेपर नेम भी आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा। देन सेकेंड नंबर आया, वापस से मिस्टर है, Ctrl+D दबा दिया। ये शॉर्टकट किस लिए होता है? फिल डाउन के लिए, जो ऊपर लिखा है मुझे वही नीचे चाहिए। फिर यहाँ पे नाम मैंने लिखा एक और नया, तो मैंने लिखा मान लीजिए XYZ। अब XYZ चौहान। देन Ctrl+D दबा दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर। करियर कॉलेज की बनवा रही थी मैं अभी, तो बढ़िया वही नाम हो गया। BCA 3rd ईयर के 7 पेपर्स तो होने ही है, तो Ctrl+D इतना फायदे करता है कि भाई आधी जगह में तो Ctrl+D कर दो, बस पेपर नेम जो है यहाँ पे इसकी जगह ये हो गया, है ना। तो ये हुआ। फिर थर्ड पेपर, तो दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए डॉक्टर। अब डॉक्टर में मैंने यहाँ लिखा PQR चतुर्वेदी। अब ये लिया, अगेन Ctrl+D दबा दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर Ctrl+D दबा दिया, करियर कॉलेज। फिर Ctrl+D दबाया, BCA 3rd ईयर। बस फिर क्या किया, पेपर नेम अगेन चेंज कर दिया। या चलिए इस बार मैं BA 3rd ईयर का करना चाहती हूँ, तो BA 3rd ईयर। अब सब्जेक्ट नेम है यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, और यहाँ पे है कुछ जैसे कि थॉट्स ऑफ या वेस्टर्न थॉट्स। तो ये डल गया इनका पेपर।
क्लियर है? इसी टाइप की और भी चीजें हो सकती थी, जैसे कि पेपर नंबर भी डल जाता। तो ये सब टाइप की चीजें हमने तैयार की। उसके बाद इसको सेव किया। कहाँ सेव किया वो बहुत ध्यान से देखा कि कंप्यूटर में जितनी भी ऊपर की चीजें होती है जब आप सेव करते हो, यदि वो डायलॉग बॉक्स देखेंगे तो हमें बहुत क्लियर होता है कि बाय डिफॉल्ट कोई भी चीज डॉक्यूमेंट्स में जाती है। जैसे कई बार आप लोग ऑफिस का पूरा काम कर देते हो, निकल आते हो, और फिर कल जब आपसे पूछा जाता है तुमने सेव कहाँ किया था, तो हम जवाब दे देते हैं हम सेव तो किया था, किया पूरा काम था, पर ध्यान नहीं कहाँ किया था। तो याद रखें कि बाय डिफॉल्ट कोई भी चीज जो सेव होती है वो डॉक्यूमेंट्स में होती है। बाकी आपको हमेशा अपना एक पर्टिकुलर फोल्डर बनाना चाहिए और उसमें काम करना चाहिए। तो यदि मैं हूँ मान लीजिए ई ड्राइव में, तो यहाँ मैंने एक नया फोल्डर बना लिया, मान लीजिए ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। अब इस फोल्डर में अभी भी मैं इसके अंदर नहीं गई हूँ, ऊपर देखिए मैं कंप्यूटर में ई ड्राइव में ही हूँ। तो फिर मैंने ओरिएंटेशन ट्रेनिंग को डबल क्लिक किया या उस पर एंटर मारा, तब जाके मैं एक्चुअली पहुंची हूँ ओरिएंटेशन ट्रेनिंग पे। और फाइल का नाम रख दिया मैंने मान लीजिए डेटा, ठीक, या पैनलिस्ट या एक्सटर्नल्स, जो भी रखना हो मुझे, है ना। तो पैनलिस्ट नाम की मैंने एक एक्सेल तैयार कर ली और मेरा काम हो गया। फिर इस फाइल को मैं बंद कर सकती हूँ। तो ये तो मैं कर रही हूँ एक्सेल बंद, और अब मैं चाहती हूँ कि वर्ड ओपन करूँ। तो वर्ड फाइल है मेरी ये, यहाँ पे मैं चाहती थी 2, और 2 के बाद यहाँ पे लेटर में जिस भी बंदे को मैं लेटर लिख रही हूँ उसका नाम आता, उसका कॉलेज आता। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ज़रूरी नहीं कि आप लेटर पूरा तैयार करो, मतलब इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। आपको जब जो चीज़ चाहिए बस वहाँ पे कर्सर रखना है। जैसे कि 2 के बाद मैं चाहती थी कि नाम आ जाता, तो नाम आ जाता। उसके लिए क्या किया मैंने, मैं मेलिंग्स में गई, स्टार्ट मेल मर्ज किया, लेटर्स किया। नेक्स्ट स्टेप है रिसिपेंट्स कहाँ है, मुझे भेजना किसको है। तो सिलेक्ट किए मैंने रिसिपेंट्स, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। कहाँ है वो लिस्ट, तो वो लिस्ट है ई ड्राइव में। ये भी एक चीज देखें थोड़ा ध्यान से, आप लोग सर्च करने में भी बहुत देर लगा देते हो। जैसे ई ड्राइव में मैं एक बार पहुंची और मुझे फोल्डर का नाम याद है, तो मुझे स्क्रॉल नहीं करना चाहिए, मैंने कुछ भी एक चीज क्लिक करी और मैं ओ दबा दूं। क्यों दबाया मैंने, क्योंकि ओरिएंटेशन ट्रेनिंग फोल्डर था, तो डायरेक्टली ओ से जितनी चीज स्टार्ट होंगी वो आ जाएंगी, है ना। वैसे ही हमें याद है उस फोल्डर का नाम सी से स्टार्ट होता है, तो उसको ऐसे ऐसे स्क्रॉल ऊपर नीचे करें, उसके बजाय हमको क्या करना चाहिए, सी क्लिक करो, सी से जितने नाम होंगे सारे सामने होंगे, उसमें कर दो अपना काम। तो हमने ओरिएंटेशन ट्रेनिंग फोल्डर क्लिक किया, और यहाँ पे मेलिंग के रिसिपेंट्स हमें किस शीट से चाहिए थे, पैनलिस्ट की शीट 1 से। तो हमने पैनलिस्ट खोली, और खोलने के बाद शीट 1 से उसकी लिंकिंग कर दी। क्यों, क्योंकि उसमें एक ही शीट थी, उसमें डेटा था। यदि किसी दूसरी शीट में डेटा होता तो अपन वो शीट से लिंक कर देते इसको। फाइनली फायदा क्या हुआ, ये जितनी चीजें अभी तक डिसेबल्ड दिख रही थी ये सारी अब अपन इंसर्ट मर्ज फील्ड कर सकते हैं। तो मैं इंसर्ट मर्ज फील्ड कर रही हूँ क्या, मिस्टर या डॉक्टर, तो मैंने लिया सल्यूटेशन, उसको इंसर्ट किया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, तो इसको तो मैंने क्लोज कर दिया। देन स्पेस, फिर से मुझे मर्ज फील्ड चाहिए, कौन सी, नेम ऑफ एग्जामिनर, फिर एक कॉमा चाहिए, एंटर। अब क्या चाहिए, तो मुझे मर्ज फील्ड में डेजिग्नेशन चाहिए, ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर जो भी है, एसोसिएट प्रोफेसर, जो भी आपने वहां डाला होगा, डायनेमिकली वो डेटा यहाँ उठ के आने वाला है। देन मर्ज फील्ड में नेक्स्ट चीज मुझे डालनी है कॉलेज। फिर मैं चाहती थी कि दिस इज आर इमेंस प्लेजर एंड ये वो, तो ये मैं चाइनीज में लिखना शुरू हो गई। तो ये सब मैंने लिखा कि हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि आप हमारे यहाँ एज एक्सटर्नल एग्जामिनर चुने गए हैं, और आपसे निवेदन है कि इसका पेपर बनाए। तो जो भी आपको मैटर लिखना वो लिखा अपन ने। फिर मर्ज फील्ड कहीं भी हो सकती है, जैसे कि मैं चाहती हूँ यहाँ एक टेबल बन जाता, और टेबल में मैं लिखती कि हाँ आपको इसका पेपर भेज रहे हैं, तो क्लास भेजी और पेपर नेम भेजा। तो क्या कर रही हूँ मैं, इंसर्ट में जाके टेबल, तो टेबल में मुझे चाहिए 3 कॉलम। क्यों चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ यहाँ पे
कि मेलिंग्स में जाके एक में मैं मर्ज फील्ड लाऊं, कौन सी क्लास का पेपर दे रहे हैं हम आपको, दूसरे में मैं मर्ज फील्ड लाऊं कि सब्जेक्ट नेम क्या है, और तीसरे में तो कर्सर आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी मैं बस जाके मर्ज फील्ड अगर क्लिक कर दी तो क्या होगा, सब्जेक्ट नेम के बगल में लिख जाएगा, लेकिन मुझे तो तीसरे कॉलम में चाहिए, तो मैं वहां जाऊं और वहां जाके इंसर्ट कर लूं मर्ज फील्ड कौन सी, पेपर नेम। तो यदि कोई पेपर नेम होगा तो वो आ जाएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं। फिर मुझे याद आया कि ये तो डेटा आ जाएगा, कम से कम हेडिंग होती ऊपर, कौन सी क्लास, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा पेपर, तो मैं वो भूल गई थी। अब मुझे क्या करना है, मैं टेबल में हूँ, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं आपके पास वर्ड में, जैसे कि टेबल और इमेजेस। देखिए ध्यान से, जब मैं पैराग्राफ क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे सिर्फ व्यू तक का टैब है ना, लास्ट टैब जो आपको ऊपर दिख रहा है वो व्यू तक का है। वहीं जब मैं एक टेबल में जाती हूँ तो व्यू के बाद दो और टैब्स आ गए, वो टैब्स हैं डिजाइन और लेआउट। तो मैं चाहती हूँ कि इस टेबल का लेआउट, इसका जो रूप है, स्ट्रक्चर है, मैं वही चेंज कर दूँ। कैसा, क्योंकि मुझे इस रो के ऊपर एक और रो चाहिए, ठीक है, तो एक और रो चाहिए ऊपर। तो मैंने क्या किया, लेआउट में जाके बोला इंसर्ट अबव। आई बात समझ? तो मैंने टेबल में एक और रो ला दी, और उसके बाद क्या कर रही हूं मैं, लाइक नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, तो अच्छी सी मैंने हेडिंग बनाई। देन सब्जेक्ट नेम क्या करना है, तो वो मैंने हेडिंग भी यही लिखी, सब्जेक्ट और पेपर, ठीक। फिर इनको बोल्ड करना था, तो मैं क्या कर रही हूँ, शिफ्ट के साथ एरो दबा रही हूँ। शिफ्ट के साथ जब मैंने लेफ्ट एरो दबाया तो पेपर सेलेक्ट हुआ, फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ, एक और बार एरो दबाया तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेलेक्ट हुआ, और एक साथ पकड़ के कंट्रोल बी दबा दिया, बोल्ड कर दिया। तो ये क्या है, मैं मेरा मास्टर डेटा तैयार कर रही हूँ। अगर जैसे इंसर्ट अबव में तो हमें दिमाग लगाना पड़ा कि आपको लेआउट बदलना पड़ेगा, जैसे कि कॉलम लेफ्ट चाहिए या कॉलम राइट चाहिए या रो अबव चाहिए। लेकिन जब आप टेबल में काम करते हो और आपको नीचे कोई डेटा चाहिए, तो नीचे रो करने के लिए हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, बल्कि एक बड़ी प्यारी सी की होती है आपके पास, टैब। टैब बनी है टेबल्स के लिए। तो क्या होता है, जैसे कि ध्यान दीजिए, मैं भी इस टेबल पे हूँ, इसके नीचे ब्लैंक स्पेसेस है, तो टैब का यूज मैं शुरुआत से समझाती हूँ। मैं हूँ नेम ऑफ एग्जामिनेशन में, फिर अगले पे जाने के लिए मुझे माउस का यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि टैब दबाना चाहिए, तो मैं अपने आप सब्जेक्ट वाले कॉलम में आ जाती। वहां मुझे जो लिखना होता मैं लिखती, मैंने वही दबा के लिखा है, पर मैं बताना भूल गई, है ना। तो टैब दबाया, पेपर पे पहुंच गई, फिर टैब दबाया, क्लास, फिर टैब सब्जेक्ट नेम, फिर टैब पेपर नेम, और टैब से उसको समझ में आया कि टेबल में ही आप और आगे कंटिन्यू करना चाहते हो। तो अब जब मैं अगला टैब बनाऊंगी तो देखिए रो अपने आप बन जाती है। हम बड़ी मेहनत कर करके बनाते हैं कि अच्छा एक और रो बनानी है, बल्कि हमको क्या करना है, सिंपली एक टैब प्रेस करो, रो अपने आप क्रिएट हो जाएगी, ठीक। तो चलिए मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रही थी बस। फाइनली मेरा लेटर तैयार है, अब मैं जो है प्रिंसिपल मैडम के नाम से ये लेटर भेजना चाहती हूँ। तो मुझे नीचे ही नीचे जाके प्रिंसिपल डॉक्टर सुधा पाठक लिखना है ना। तो थोड़ा बहुत एंटर दबाया मैंने और यहाँ लिख दिया मैडम का नाम, प्रिंसिपल, ठीक। एक बार प्रीव्यू देखना था तो थोड़ा छोटा करके देख लिया, ठीक ठाक लग रहा है तो हाँ ठीक है, चलेगा अभी, है ना। तो मैंने जूम लेवल उसकी बड़ाई छोटी करी, देख लिया, और डॉक्यूमेंट को सेव किया। कहाँ किया, कंप्यूटर में, ध्यान से देखा, अभी मैं डॉक्यूमेंट्स में हूँ, मुझे यहाँ नहीं करना, स्क्रॉल किया, ई ड्राइव में पहुंची, वहां पे ओ क्लिक किया, तो सेव करने के लिए हम लोग ध्यान से देख रहे हैं स्पेस कि वो कहाँ हो रहा है। तो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग फोल्डर में पहुंचना है मुझे, ई ड्राइव में ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, और फाइनली यहाँ पे मैंने उसको सेव किया। तो ये और समझें कि ये तो कौन है, जो मास्टर डेटा एक्सेल और वर्ड के बीच में रहेगा, ये सिर्फ एक वो वाला पेपर है,
है ना। तो इसका नाम कोई भी ऐसा रख दें लाइक मेल मर्ज मास्टर। क्यों? क्योंकि ये वो असली चीज नहीं है जिससे सब कुछ मिलने वाला है आपको। इसमें तो क्या है, कल को एक और चेंज कर दोगे और फिर से फिनिश एंड मर्ज कर दोगे तो सब में हो जाएगा। ये वो डॉक्यूमेंट है। तो मेल मर्ज मास्टर मैंने रखा है, इसका नाम सेव किया। और अब देखें कहाँ गई मैं, मेलिंग्स मेन्यू में। आपको प्रीव्यू रिजल्ट करके देखना है तो आप देख लें होगा क्या कि यहाँ पे डेटा देखें, जिस प्रोफेसर का नाम लिखा था प्लस जिसके लिए पेपर था वो आया। नेक्स्ट डेटा देखना है तो सेकेंड रिकॉर्ड देखा अपन ने ASP.NET का पेपर था, थर्ड देखा पॉलिटिकल साइंस का वेस्टर्न थॉट्स का पेपर था, और यहाँ पे नाम बदल चुका है। लेकिन ये क्या है, एक एक डॉक्यूमेंट है। फाइनली जब सब अच्छा बन गया, अपन ने चेकिंग कर ली 2-3 डॉक्यूमेंट्स की, तो आप कर सकते हैं फिनिश एंड मर्ज और उसमें एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। क्या होता है कि मैंने कोई मेल मर्ज किया जिसमें बहुत बड़ा सा डॉक्यूमेंट था और करीब 112 पन्ने थे। अब वो 112 पन्ने में एक बार प्रिंट निकाल चुकी हूँ, बाद में कोई आके बोल के गया कि नहीं ये रईस खान नहीं, ये रईस खान है, तो मुझे बस एक एच हटाना था। अब मैंने फॉर्मेट वैसा बना रखा है तो या तो मैं लेटर में जाके टाइप कर देती हूँ उसको और सही कर देती हूँ उस असली डॉक्यूमेंट में, या मेल मर्ज से भी करने जा रही हूँ कि अब वहाँ डेटा सही हुआ कि नहीं लिंक करके देखना है मुझे, तो आप पर्टिकुलरली जिस रिकॉर्ड को प्रीव्यू कर रहे हो उसके लिए बोल सकते हो कि सिर्फ ये वाला रिकॉर्ड, तो करेंट रिकॉर्ड उसके लिए होता है। वैसे ही फ्रॉम 1 to 10 कर सकते हो आप, कब कि मुझे पहले 10 पन्ने प्रिंट निकालने हैं, बाकी जो है वो मेरे इवन सेमेस्टर्स के, अभी मुझे ऑड सेमेस्टर का प्रिंट निकालना है। तो फ्रॉम इतने पन्ने टू इतने पन्ने ये भी बोल सकते हो, और सारे के सारे चाहिए तो मर्ज ऑल रिकॉर्ड्स भी कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने किया ओके, तो अब जहां मैं हूँ वो जो जगह है वहां पे रईस खान भी बन गए, देन अगली XYZ चौहान भी बन गई, और फिर PQR चतुर्वेदी, यहाँ पे तीनों लेटर्स बन गए। तो ये है हमारे वो असली लेटर्स जो हमने भेजे थे और हम रखेंगे और प्रिंट निकालेंगे। तो फाइनली इसको भी मैंने सेव कर दिया, कहाँ, ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, किस नाम से, एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के सारे लेटर्स। फायदा क्या होगा, वो जो फाइल पैनलिस्ट है वो पैनलिस्ट वो हैं जो हमारे यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम भी लेते हैं, पेपर भी चेक करते हैं, मतलब कॉपी भी चेक करते हैं और पेपर भी सेट करते हैं। तो डेटा तो एक बार रेडी किया ना, बस अब मैं क्या अगली बार फिर लेटर बदल दूंगी। अभी मैंने एक्सटर्नल एग्जामिनर के हिसाब से लेटर बनाया था, अगला लेटर मैं पैनलिस्ट के हिसाब से बना दूंगी, अगला लेटर हमारे कॉपी वैल्यूएशन का जो लेटर होता है कि हमारी वैल्यूएशन कर दीजिएगा उसके हिसाब से बना दूंगी, और डेटा बार बार वही यूज कर दूंगी। क्लियर है? तो ये है मेल मर्ज का असली यूज। ठीक, इसी के थ्रू लाइक एक एक्टिविटी आप रख लें आज की कि आप लोग सर्टिफिकेट बनाइएगा, और फाइनली मैं सच बोल रही हूँ कि जो भी बेस्ट सर्टिफिकेट बनाएगा आप लोगों को जो लास्ट में सर्टिफिकेट दिए जाएंगे हम वही वाला सर्टिफिकेट यूज करेंगे। क्या करना है आपको कि एक सर्टिफिकेट बनाना है, तो एक डेमो यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि मैंने एक नया डॉक्यूमेंट लिया, नया डॉक्यूमेंट के लिए मैंने Ctrl+N शॉर्टकट दबाया। अब Ctrl+N शॉर्टकट दबाने के बाद क्या चाहती हूँ मैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है थोड़ा छोटा करके दिखा दूँ एक बार आप लोगों को। ये ऐसा है, अब इसको मैं चाहती थी कि ये लंबा है ये आड़ा हो जाए, तो ओरिएंटेशन जो है वो पोर्ट्रेट की जगह मैं चाहती हूँ लैंडस्केप, तो पेज लेआउट में गई, ओरिएंटेशन लैंडस्केप दबा दिया। तो अब ये चौड़ा वाला पार्ट ऐसे आ गया है, और थोड़ा और छोटा करके बस अभी देखने के लिए कि अब ये ऐसा दिख रहा है। क्लियर है? तो आपने पेज की ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर दी। फिर क्या करना था मुझे, इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज करना है। तो बैकग्राउंड चेंज करना है, उसके लिए क्या किया, डिजाइन में पहुंची और पेज कलर कोई भी डार्क ले लिया, लाइट ले लिया, जो भी मुझे बैकग्राउंड लेना हो सर्टिफिकेट के लिए वो लिया। क्यों कर रही हूँ ऐसा,
बिकॉज आप सारों के नाम तो अटेंडेंस लिस्ट में है ना हमारे पास एक्सेल में। तो जब आपके नाम है, आपका डिपार्टमेंट है, आपने कितने दिन कोर्स अटेंड किया वो है, तो वो डिटेल्स में एक्सेल से मेल मर्ज करके सर्टिफिकेट में प्रिंट कर दूंगी, काम खत्म। ठीक, तो सबके पर्सनलाइज मुझे लिखने नहीं पड़ेंगे, नहीं तो पता चला सर्टिफिकेट के प्रिंट निकाल रही हूँ और फिर लिख रही हूँ कि जो जो ने अटेंड किया था। तो क्या है, मेल मर्ज से हम सबको प्रिंटेड नाम दे देंगे। क्लियर? कैसे देंगे? यहाँ पे हेडिंग लिखी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट बढ़ाना है मेरे को फॉन्ट साइज, क्या करूँ उषा मैडम? सर्टिफिकेट की फॉन्ट साइज थोड़ी बड़ी करनी है, क्या करूँ? कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट है ना, तो कंट्रोल के साथ राइट हैंड साइड वाला स्क्वायर ब्रैकेट बनाया। ये आप लोग बहुत छोटे उसमें देख रहे हो, एक्चुअली मैं सही जूम करूंगी तो ये ठीक ठाक है ना। बस सेंटर अलाइन करना था तो कंट्रोल ई दबा दिया मैंने, तो ये लिखा मैंने सर्टिफिकेट, फॉन्ट साइज थोड़ी बहुत और बढ़ाई, कुछ अलग प्रकार का अंडरलाइन करना हो तो वैसा किया। तो सर्टिफिकेट अंडरलाइन कर रहे थे हम, क्या किया हमने, सेलेक्ट किया, अंडरलाइन करना है, कैसे करेंगे, होम टैब पे जाएं और अंडरलाइन के विभिन्न प्रकारों में से कोई एक भी ले सकते हो। तो ये जो यू है इसके साइड में लाइक डबल अंडरलाइन चाहिए मुझे या ऐसी चाहिए, तो ये ले ली मैंने। फिर मुझे क्या लिखना है, तो मुझे लिखना है दिस इज टू सर्टिफाई दैट, या हेडिंग डालनी है मुझे ओरिएंटेशन एंड रीट्रेनिंग प्रोग्राम। ये भी डाल दिया, फिर एक आध दो एंटर मारे और अब मुझे क्या चाहिए, दिस इज टू सर्टिफाई दैट। अब क्या प्रॉब्लम है कि मुझे अंडरलाइन या ये सब नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँ, सारी फॉर्मेटिंग एक ही बार में हटानी है तो इरेजर क्लिक कर दूँ, है ना। इरेजर क्लिक करने से क्या होता है, वरना मैं अंडरलाइन हटाऊं, फॉन्ट साइज छोटा करूं, तो सारी फॉर्मेटिंग हटाओ। और अब मैंने लिखा दिस इज टू सर्टिफाई दैट, फिर से हम चाइनीज पे आ गए, यहाँ मुझे नाम चाहिए, ठीक, और नाम जो है वो बोल्ड में चाहिए, तो मैंने कंट्रोल बी प्रेस कर दिया, प्लस नाम चाहिए, कैसे आएगा, मेरे पास जो डेटा है वो डेटा रखा है वही वाली फाइल में, तो मैंने क्या किया, अगेन मेलिंग्स, स्टार्ट मेल मर्ज, लेटर्स, अगला काम रिसिपेंट्स, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, कहाँ रखी है लिस्ट, तो ई ड्राइव में, ओरिएंटेशन फोल्डर में। अब इसको क्लिक किया, इसमें फाइल कौन सी होती है, एक्सेल वाली, तो थोड़ा आइकन्स को भी समझे, ऊपर की दो क्या दिख रही है, वर्ड की फाइल दिख रही है, मुझे क्या करना है, एक्सेल की फाइल से डेटा लिंक करना है ताकि आ जाए वो, तो एक्सेल की फाइल चुनी, पैनलिस्ट, बोला शीट 1 से लिंक करो, यहाँ क्या चाहिए, नाम चाहिए, तो इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाके बोला नेम ऑफ द एग्जामिनर, ताकि उसके नाम का सर्टिफिकेट बन जाए। फ्रॉम विच कॉलेज, अब बोल्ड लगा ही गया, तो बोल्ड हटाने के लिए कंट्रोल बी दबाया, फिर लिखा फ्रॉम, फिर से कंट्रोल बी, कॉलेज का नाम मुझे बोल्ड में चाहिए, कौन सा, कॉलेज, फिर याद आया कि मुझे लिखना था गिरजेश चौहान कॉमा ये कॉलेज, तो कोई बात नहीं, अब चेंज कर लो, यहाँ पे आके फिर से लगाया कॉमा और कौन सी मर्ज फील्ड चुनी, कॉलेज, तो नेम, ये फ्रॉम दिस कॉलेज। फिर क्या है, एक और चीज, ये टेक्स्ट मुझे बीच में चाहिए था, तो बीच में चाहिएगा मतलब ये नहीं होता है कि आप इतनी स्पेसेस मार दो, क्योंकि अगर आपने इतनी स्पेस मारी तो अभी तो क्या है, डेटा आपको मर्ज फील्ड के थ्रू दिख रहा है, कॉलेज एक शब्द है, अगली बार क्या होने वाला है, ये होने वाला है संत हिरदाराम गर्ल्स पीजी कॉलेज, बड़ा लंबा सा नाम हो जाएगा, उसके लिए जितनी स्पेसेस दोगे पता चला वो उधर खसक गया, कभी छोटा सा नाम होगा करियर कॉलेज, उतनी जगह ही नहीं बनी। तो अलाइनमेंट्स कभी भी स्पेस दे के नहीं दिए जाते, बल्कि सेंटर अलाइन करना है तो कंट्रोल ई दबाएं और वही याद रखें कि हमको सेंटर अलाइन करना है हमारे टेक्स्ट को। तो इस टाइप का कोई भी चीज़, कॉलेज को नीचे लिखना है, फ्रॉम को नीचे लिखना है, तो ऐसा एंटर मार दें, अब कंट्रोल ई लग ही गया,
अब हटाना है तो एंटर दबा के कंट्रोल एल दबा दें, फिर बाकी टेक्स्ट लिखें कि बहुत खुशी हुई आपने कोर्स किया और आपसे अच्छा कोई नहीं, है ना। तो इस टाइप का टेक्स्ट लिख दिया हमने। फाइनली इसको सेव करना है तो करें। मैं तो एक एग्जांपल दे रही थी कि हर वो चीज़ जिसमें भी डेटा अलग पड़ा है और मैटर सेम है उसके लिए मेहनत नहीं करी जाती, उसके लिए मेल मर्ज किया जाता है ना। तो डेटा है आपके पास तो बस मेल मर्ज किया, फिनिश एंड मर्ज, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, ऑल ओके। जैसे किया, पहला नाम छप गया रईस खान करियर कॉलेज के लिए, दूसरा XYZ चौहान के लिए, तीसरा PQR चतुर्वेदी के लिए। तो आप सर्टिफिकेट्स में जो भी फॉर्मेटिंग करते उसको लाल पीला रंग देते, बॉर्डर्स देते, हर उसमें वही छप जाती। क्लियर है? थोड़ा बहुत ये भी देख लेंगे हम कि फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं वर्ड में, इसके लिए एक और क्लास रख लेंगे। आज अब हम एक्सेल के कुछ फॉर्मूलेज को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो ये तो था अपना मेल मर्ज का रिवीजन एक्चुअली। अब पहुंच रहे हैं हम लोग एक्सेल पे। एक्सेल खोलने के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही कि स्टार्ट मेन्यू दबाऊं और फिर EXCL फाइंड करूं, बल्कि मैंने क्या किया, विंडो की दबाई, EXC लिखा और एंटर मार दिया, है ना। क्या हुआ उससे, विंडो की दबाई, स्टार्ट मेन्यू खुला, EXC में मेरे पास सजेशन में आता ही एक्सेल है, वहीं पे एंटर मार दिया, वो खुल गया। अब एक्सेल खुला, यहाँ पे हम कुछ बेसिक फॉर्मूलेज की समझ रखने जा रहे हैं आज। जैसे कि मुझे थोड़ा रिजल्ट प्रोसेसिंग टाइप काम करना है, तो मैंने लिया सीरियल नंबर, देन नेम आता है बच्चे का, बहुत सारी और चीज़ें आ सकती हैं जैसे कि एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, फिर आता है सब्जेक्ट 1, तो यहाँ पे आप लोग जो भी नाम लिखोगे वो आ जाएगा, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस या बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जो भी आपको डालना है अपन ने वो सब्जेक्ट के मार्क्स डालने हैं। तो मैंने ये डाले। करना क्या था, अपन से बहुत बार पूछा जाता है कि आपकी क्लास में फर्स्ट डिवीजन कितना आए, सेकंड डिवीजन आए, कितने आए, सबका काउंट हो, है ना, कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया। तो ये सब डेटा अपन आराम से मेंटेन कर सकते हैं, हम वो देखने जा रहे हैं। तो क्या हुआ, इन सब के मार्क्स है हमारे पास, फिर टोटल के लिए एक फॉर्मूला बना देंगे, परसेंटेज के लिए एक फॉर्मूला बना देंगे, डिवीजन के लिए अब एक फॉर्मूला बनाएंगे, है ना। तो आज डिवीजन तक जाते हैं हम। तो सीरियल नंबर तो 1 2 3 4 में हमें शायद कोई दिक्कत नहीं, हम आगे खींच सकते हैं, ये चीज़ तो सबको क्लियर है ना। ठीक, तो हमारे पास 7 स्टूडेंट्स का डेटा है। नाम जो है इनके वो कुछ ऐसे हैं, आठ हो गए स्टूडेंट्स। अब मार्क्स डालने थे हमको, चीटिंग हो जाएगी, ज़्यादा खुश हो जाएंगे लोग। अब क्या हुआ, M2 डालना था, M2 भी सेम ही डालने थे कुछ थोड़े बहुत, तो मैंने कंट्रोल R दबा दिया, ठीक है। फिर यहाँ कंट्रोल R दबा दिया, सेम आ गया, यहाँ कुछ चेंज करना था, चेंज कर दिया, गड़बड़ हो गया, स्केप दबा दिया। देखिए क्या होता है एक्सेल में, जब आप कुछ लिखते हो, जैसे मैं इस सेल पे हूँ और मुझसे गलती से कुछ गलत हो गया, तभी तो कंट्रोल Z भी नहीं, आप बस स्केप दबा दें, क्योंकि कमिट तो वो तब होता है जब आप एंटर मार के आगे बढ़ जाते हो। अच्छा, एक और चीज़ मैंने शायद ध्यान नहीं दिया, मैं यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ टैब और एंटर का यूज़ ही कर रही हूँ। जब मुझे नीचे जाना है तो मैं एंटर दबाती हूँ, जब दाएँ जाना होता है तो टैब दबाती हूँ, ठीक। तो वो किया मैंने, फिर क्या किया, सेम मार्क्स ही करीब करीब थोड़े बहुत इधर भी डाल दिए, इधर भी डाल दिए, है ना। तो ऐसा कुछ डाला और उसके बाद थोड़े बहुत फटाफट खुद बनाए। फिर मुझे चाहिए था टोटल, तो इक्वल्स टू सम, इक्वल्स टू SUM, इतना लिखा मैंने और ब्रैकेट शुरू किया, ठीक है। तो मैंने लिखा इक्वल्स टू सम और ब्रैकेट शुरू किया, और उसके बाद जिस चीज़ का सम चाहिए उसको सेलेक्ट कर लो। तो मुझे किस चीज़ का सम चाहिए, इसका, इसका, इसका और इसका, ब्रैकेट बंद, एंटर।
फिर से बोल रही हूँ एक बार, इक्वल्स टू SUM ब्रैकेट शुरू, सम चाहिए किसका, तो जिन 4 रोज का सम चाहिए उनको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद, एंटर। वैसे ये फॉर्मूला मैंने आपको रिवीजन के लिए 2 बार बता दिया, अदरवाइज आपने जो ऊपर लिखा था आप उसी को यदि ड्रैग कर देते तो क्या होता, वो समझ जाता कि यदि 232 मतलब G2 आप किस कॉलम में हो, G में, और किस रो में हो, G2 में, तो ध्यान दें फॉर्मूला बार पे, तो वो क्या कर रहा है, C2 से F2 का सम कर रहा है, मतलब Cth कॉलम से Fth कॉलम तक का सम कर रहा है। तो वो अपने आप दिमाग लगा लेता है कि यदि मैं इस जगह पे हूँ तो मैं किस जगह पे हूँ, G7 पे। तो ध्यान दें ऊपर फॉर्मूला बार में उसने दिमाग लगा लिया कि फिर आपको C की 7th रो और F की 7th रो तक का सम चाहिए होगा, हमने ओके कर दिया। क्लियर है? फायदा क्या हुआ, टोटल अपने आप बन गया। इससे क्या होने वाला है, जब परसेंटेज की बारी आएगी तो मैं क्या करूंगी, जो हिसाब किताब अपन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, जैसे ही अपना रिजल्ट आता है अपन फटाक से बोलते हैं अरे वाह 350 आए 400 में से, तो हम क्या करेंगे 350 बटा 400 इंटू 100, परसेंटेज का ये फॉर्मूला होता है। बिल्कुल वैसे ही आप क्या करें, इक्वल्स टू, देखिए ध्यान दीजिए मैंने यहाँ भी इक्वल्स टू और फिर सम फंक्शन लिखा था। एक्सेल में जब भी आपको फॉर्मूलेस चाहिए हो तो उसकी शुरुआत होती है इक्वल्स टू से। तो हमने क्या किया, इक्वल्स टू, अब इक्वल्स टू व्हाट, तो उसकी लिंकिंग सीखी आप अपन कि मुझे क्या लिख करना है, ये क्या है, मैं लिख भी सकती थी, मैं लिख सकती थी इक्वल्स टू 232 बटा, मान लीजिए 316 तक मार्क्स गए तो 350 का पेपर है, ठीक है, तो 232 बटा 350 इंटू 100, ठीक है, एंटर मारा तो काम तो हो गया। लेकिन अब अगर मैं इस चीज को कंट्रोल डी या वैसे फिल डाउन करूंगी तो समझो उस चीज को कि हमने तो सब कुछ स्टैटिक बना दिया। हमने लिखा क्या था ऊपर, हमने ऊपर लिखा ही था कि 232 बटा 350 इंटू 100, तो हमको उसको डायनेमिक यदि बनाना है तो हमको क्या ध्यान रखना चाहिए, इक्वल्स टू मैं वैल्यू लिखूंगी नहीं बल्कि क्लिक करूंगी, ताकि कल को ये टोटल बदले तो अपने आप परसेंटेज भी बदल जाए, है ना। तो 232 बटा 350 मेरी स्टैटिक वैल्यू है, क्यों, क्योंकि सबका परसेंटेज उतने में से निकलना था, इनटू 100, एंटर दबाया। अभी वैल्यू सेम है लेकिन अब कंट्रोल डी दबाऊंगी तो परसेंटेज बदलने वाला है, क्यों, क्योंकि इसको इसके बगल वाले टोटल का 350 इंटू 100 करना था, और ये जो है मार्क्स जब बढ़ गए तो ऑफकोर्स परसेंटेज बढ़ने वाले हैं। इसी फॉर्मूले को मैंने पूरे में ड्रैग कर दिया, तो जो भी था सीमा सोनी मैडम फर्स्ट आ गई, है ना, तो परसेंटेज हो गया। उसके बाद आई बारी, मतलब देखिए अभी अपन क्या क्या धीरे धीरे देख रहे हैं, इक्वल्स टू से फॉर्मूले आते हैं, फॉर्मूले में कुछ बने बनाए फॉर्मूले जैसे कि सम, तो आप SUM लिखो, ब्रैकेट शुरू करो तो सम निकल आएगा, जिस जिसको सिलेक्ट किया होगा उनका। आपके पास नहीं है फॉर्मूला और बनाना है तो जो बेसिक गणित लगाते हो आपको वो गणित लगानी है कि इक्वल्स टू इसका इतने बटा इंटू इतने, तो वो खुद लिख दो, है ना, और जिसका चाहिए था कितने का बटा उसको क्लिक कर दो तो परसेंटेज निकल गया। अब हम प्रैक्टिकल करेंगे, बस एक डिवीजन का फॉर्मूला और देख लेते हैं फिर प्रैक्टिकली करते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं डिवीजन। डिवीजन में बहुत सारे इफेक्ट्स लगेंगे क्योंकि फर्स्ट डिवीजन भी हो सकता है, सेकेंड भी, थर्ड भी। तो उससे पहले चलिए देख लेते हैं सिर्फ रिजल्ट ऑन पास और फेल बेसिस। जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट का नाम है जिसके नंबर ऐसे आ गए, ठीक, तो अब क्या हुआ, फेल हो गया ये, क्यों, क्योंकि 35% से कम होने चाहिए, तो 35% से कम पे मैं चाहती थी मैं रिजल्ट दूं फेल, और 35 से ज्यादा तो मैं रिजल्ट देना चाहती हूँ पास, है ना। ऐसा कई बार होता है कि हमें रिजल्ट के बेसिस पे इफ लगाना हो, तो इफ एक्सेल में एक फॉर्मूला ही होता है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू इफ, अब फॉर्मूला मतलब ब्रैकेट शुरू भी होगा, चीज आएगी और ब्रैकेट बंद भी होगा, तो इक्वल्स टू इफ और ब्रैकेट शुरू वाला काम तो मैंने कर ही दिया। फिर अब मुझे करना क्या है वो ध्यान से सोच लो, इफ
क्या है मेरी कंडीशन कि नंबर यदि 35 से ज्यादा है तो पास है ना। तो नंबर यदि 35 से ज्यादा है वाली कंडीशन लिख दो। मैं कैसे लिखूंगी, नंबर कौन है, परसेंटेज। तो मैंने उसको क्लिक किया और लिखा अगर ये ग्रेटर देन बराबर 35 है, अकेला ग्रेटर देन भी लिख सकते हो, पर जिसके ठीक 35 होते हैं, जैसे फर्स्ट डिवीजन में जिसके 60 है उसका भी तो फर्स्ट होता है ना, इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू ये लगाया अपन ने और वैल्यू का लिख दी 35। तो जिसके 35 से ज्यादा है उसे कॉमा, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, इफ के बाद ब्रैकेट शुरू में क्या सिंटेक्स दे रहा है, वो लॉजिकल टेस्ट, मतलब आपका टेस्ट क्या है, कंडीशन क्या है। तो कंडीशन क्या है मेरी, यदि परसेंटेज ग्रेटर देन 35 है तो, अब कॉमा लगाया तो वो बोल रहा है तो क्या, वैल्यू इफ ट्रू क्या, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स क्या। तो अगर ये सत्य हो जाता है कि उसके 35 से ऊपर के परसेंटेज हैं, तो मैं क्या लिखना चाहती हूँ, तो मैंने डबल कोट्स में लिखा पास, ठीक है, डबल कोट्स बंद कर दिए, फिर कॉमा। तो अब क्या हाईलाइट हो रहा है मेरा, वैल्यू इफ फॉल्स, क्यों, क्योंकि कॉमा के बाद आप उधर पहुंच गए हो। तो अब क्या चाहिए भैया आपको, अगर फॉल्स आए तो क्या कुछ और नया लिखना है, तो मैंने बोला हाँ, डबल कोट्स में फेल, डबल कोट्स के बाद ब्रैकेट बंद, एंटर। ध्यान दीजिए पास तो आ ही गया है, जब इस फॉर्मूला को मैं खींचूंगी तो जो फेल हुआ था उसका फेल भी आ गया। क्यों आया, फिर से एक बार देख लेते हैं, टोटल से देख लेते हैं, इक्वल्स टू सम फंक्शन से अपन ने सम निकाला, फिर सम में क्या हुआ, ये जो फेल बच्ची है, उदाहरण के लिए इसको देखते हैं, इसने रीटोटलिंग करवाई तो इसके नंबर जो एक आध सब्जेक्ट में बहुत अच्छे बढ़ गए। अब बढ़ गए तो क्या हुआ, पास हो गई है ना। तो क्यों हो पाई, क्योंकि एक जगह लग रहा था सम फंक्शन, फॉर्मूला बार को ऊपर देखिए ध्यान से, सम कर रहा था वो C4 से F4, फिर अगला कर रहा था उस सम का बटा 350 इंटू 100, और उसके बाद आपने अगला क्या लगा रखा है कि वो परसेंटेज वाली जगह, तो वो कौन है, H कॉलम। तो H का यदि फोर्थ रो में जो चीज है वो ग्रेटर देन 35 है तो पास, वरना फेल। क्लियर है, तो पहले इतना ट्राई करते हैं, फिर थोड़ी देर से इसी में इफ एल्स इफ में थोड़ा सा और घुसेंगे कि सिर्फ एक नहीं कि पास या फेल नहीं, अभी अपन 80 के 80 भी लाएंगे, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन भी लाएंगे, तो थोड़ा और बढ़ेंगे धीरे धीरे। अभी पहले इतना ट्राई करें आप लोग, फिर थोड़ी देर से मैं और आगे कंटिन्यू करती हूँ। चलिए, अभी हमने देखा इफ एल्स, और अब थोड़ा आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि यदि हमारे पास 2-3 कंडीशंस हो तब क्या होगा। जैसे कि मेरी एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि पास फेल इस बेसिस पे ये बोलना कि 35 नंबर है, बस उससे कम है तो फेल वरना पास ही है, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि हो सकता है किसी सब्जेक्ट में उसके 17 हो तो 80 की 80 लग गई। तो 80 के 80 वाले फॉर्मूले इस पे एक्चुअली अपन कल आएंगे, तो अपन कल पढ़ेंगे एंड फंक्शन और फंक्शन। लेकिन इफ कंडीशन को पूरा आज कर लेते हैं कि यदि एक कंडीशन थी सिर्फ कि 35 थी, सिर्फ कंडीशन कि 35 से ज्यादा तो पास वरना फेल, पर अब हम क्या चाहते हैं, 60 से ज्यादा तो फर्स्ट, फिर 45 से ज्यादा तो सेकंड, 35 से ज्यादा तो थर्ड, वरना फेल। ऐसी है मेरी कंडीशन, ठीक। अभी हमको एक कंडीशन आती है कि इफ पर्टिकुलर चीज इज ग्रेटर देन 35 तो पास वरना फेल, पर अब क्राइटेरिया थोड़ा बदल रहा है। तो मैं एक कॉलम ला रही हूँ बीच में, Alt+IC, मतलब इंसर्ट कॉलम। जब आप कॉलम लाए तो एक्सेल एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर है जिसको पता है कि मैं पहले जिससे लिंक था वो एक दूर हो चुका है। तो पहले यदि ये फॉर्मूला था H2 से लिंक करना, तो अभी भी ये H2 से लिंक कर रहा है, ऐसा नहीं कि बीच में एक कॉलम आ गया हो तो वो उससे लिंक करेगा। तो जिसमें जो फॉर्मूला डला था उसका डेटा जहाँ पहुँच जाता है वो उसी से लिंक्ड रहता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कभी ऐसा ना हो कि ये परसेंटेज वाले कॉलम आपका काम हो गया तो आपने कहा अब हम इधर रख देते हैं, क्योंकि अब यदि आपने ये इधर रख दिए तो भी आपका जो रिजल्ट वाला कॉलम है वो उसी से लिंक है। किससे लिंक है, H की जगह वो G से लिंक है। तो कल को परसेंटेज यदि आपने कुछ और बदल दिया और आप सोच रहे हो कि ये तो 12% है तो भी पास दिखा रहा है,
तो समझो उसको कि वो लिंक इससे है ही नहीं, बल्कि वो किससे लिंक है, जो आपने कट करके पोर्शन नीचे डाल दिया। तो फॉर्मूलेज हमेशा जिससे लिंक्ड रहते हैं तो उनका जन्म जन्म का साथ हो जाता है। तो अब अगर आप उसको कट पेस्ट कहीं और करके रख देते हो तो भी वो पुराने से ही लिंक्ड रहते हैं। तो थोड़ा देखें कि आपका यदि फॉर्मूले उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तो क्यों नहीं पड़ रहा है, वो ऐसा तो नहीं कि किसी पुराने डेटा से लिंक्ड हो। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। फिलहाल मैं कर रही हूँ अंडू, कंट्रोल Z दबाया मैंने। अब परसेंटेज तो ठीक है, नेक्स्ट काम है मुझे कि मुझे फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन ऐसे करके इफ कंडीशन चाहिए। तो मैं पहुंची डिवीजन कॉलम पे। अब डिवीजन कॉलम में इक्वल्स टू इफ, हमेशा जब भी कोई फॉर्मूला लगता है तो उसके पहले इक्वल्स टू लगता है, फॉर्मूला नेम आता है, ब्रैकेट शुरू होता है। ठीक, तो इफ और ब्रैकेट शुरू, इतना तो होगा ही होगा। बाद में एक्सेल देखो खुद आपकी कितनी मदद कर रहा है, नीचे पूरे टूल टिप में बता रहा है वो कि क्या होना चाहिए। लॉजिकल टेस्ट मतलब कंडीशन क्या है वो लिखो। तो उसने उसको बोल्ड कर रखा है कि अभी किसकी बारी चल रही है, कंडीशन की। तो मैंने बोला अच्छा, परसेंटेज यदि ग्रेटर देन बराबर 60 हो तो फिर जैसे ही कॉमा लगाओगे अगली चीज उसने बोल्ड कर दी कि अब जो है वैल्यू इफ ट्रू करना है आपको, कि अगर ये सच हो गया कि बच्चे के 60% के ऊपर निकल गए तो क्या करना है। तो डबल कोट्स में मैंने लिखा फर्स्ट डिवीजन, अब इतना लिख दिया, कॉमा। अब अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि बाकी दुनिया के सारे लोग सेकंड डिवीजन हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उसके 45 के ऊपर हो। तो अगेन कंडीशन आ रही है ना, क्या था, पहली कंडीशन थी कि 60 के ऊपर है तो हम श्योर शॉट बोल रहे हैं कि वो फर्स्ट डिवीजन है, किंतु यदि 60 के नीचे है तो क्या वो 45 के ऊपर है। तो अब आई अगली कंडीशन। तो हमने क्या किया, यदि H2 60, H2 को मैं इतना बार बार नहीं बोलूंगी, आप तो उस चीज को सिलेक्ट करें जिस पे कंडीशन दबा रहे हैं। तो यदि वो 60 से ऊपर है तो फर्स्ट हम श्योर हैं, कॉमा, वरना क्या, तो वरना फिर से एक कंडीशन टेस्ट करी जाए। तो मैंने क्या लगाया, इफ। क्यों, क्योंकि फिर एक कंडीशन है, क्या ये जो परसेंटेज है, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया, क्या ये परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है। अगर ऐसा है तो फिर क्या होना चाहिए, वैल्यू इफ ट्रू, तो फिर क्या होना चाहिए, सेकेंड डिवीजन, डबल कोट्स बंद, कॉमा। अब अगला यदि मान लीजिए आप सिर्फ फर्स्ट सेकेंड थर्ड कर रहे थे, अभी के लिए सिर्फ इतना कर लेते हैं। तो अब मैंने किया अगला, थर्ड डिवीजन, ब्रैकेट बंद, एक ब्रैकेट बंद अंदर वाले इफ का, एक और ब्रैकेट बंद बाहर वाले इफ का। थोड़ा सा ध्यान से इस फॉर्मूले को समझे, अभी क्या बोल रहा है ये। यदि 60 से ज्यादा है तो फर्स्ट डिवीजन, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमने इफ लगाया कि क्या 45 से ज्यादा है, क्योंकि 45 से ज्यादा है तो सेकेंड डिवीजन, वरना फिर कितना भी नीचे हो थर्ड डिवीजन, ब्रैकेट बंद, एंटर। फायदा क्या हुआ कि जब इस फॉर्मूले को अपन ने पकड़ के खींचा तो सिर्फ और सिर्फ एक हमारे पास ये दिख रहा है कि सेकेंड डिवीजन के लायक है, तो वैसा हो गया। अगर इसके नंबर थोड़े और कम हो जाते तो ये थर्ड डिवीजन हो जाता। क्लियर, क्यों, क्योंकि हमारी कंडीशन अभी सिर्फ यही बोल रही है कि 60 से ज्यादा तो फर्स्ट, 45 से ज्यादा तो सेकंड, वरना थर्ड। अब एक चेंज और ले आते हैं फाइनल वाला, कि उसमें भी एक और इफ होता। तो फिर से एक और बार फॉर्मूला सीख लेते हैं, मैं फिर पूरा डाल रही हूँ। क्या कर रही हूँ, ये सारा डेटा मैंने डिलीट बटन दबा दिया, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट शुरू, यदि ये चीज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो मैंने लिखा फर्स्ट डिवीजन, वरना, तो वरना में फिर मेरे को देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सेकंड या थर्ड है। तो फिर इफ आया, इफ में फिर से परसेंटेज को क्लिक किया, यदि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है तो सेकंड डिवीजन, कॉमा, अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ, इफ ब्रैकेट शुरू,
अब अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है तो मैं चाहती हूँ थर्ड डिवीजन, और वरना तो फिर तो हद ही हो गई, 35 से भी कम है तो बच्चा फेल। फेल को डबल कोट्स में लिखना है मुझे, वो लिखा, ब्रैकेट बंद, एक इफ का, एक और इफ का, तीसरे इफ का। क्यों? क्योंकि 3 इफ शुरू हुए थे। तो फाइनली अब यदि मैं इसको खींचूंगी तो जिसका जैसा डिवीजन है वो आ रहा है। अगर इस बच्चे ने रीटोटल करवाया और नंबर बढ़ गए तो ये सेकंड डिवीजन हो जाएगी। क्लियर है? कोई 35 से भी कम टोटल वाला रहा तो वो आप ट्राई करके देखें, वो फेल हो जाएगा, है ना। तो इफ के अंदर अपन कंडीशन दे रहे हैं, पर इफ का मूल अपन जो स्ट्रक्चर है वो समझे कि इफ ब्रैकेट शुरू, कंडीशन क्या है, कॉमा, अगर वो सच हो गया तो क्या करना है, कॉमा, अगर वो गलत हुआ तो क्या करना है ना। ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर। तो एक बार सब यही चीज़ें ट्राई करें, फिर आगे हम कल इसी क्लास को और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज की कक्षा समाप्त होती है। थैंक यू।